नज़ले ज़ुकाम की कैफियत को या माइग्रेन को या इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको चीज़ों को बेसिकली लेके आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से और आइसक्रीम के इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है। क्या ये भी एक वजह है कि नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है? और फिर इसी तरह जो अस्थमा है या दमा है, इसकी बीमारियां, दमा जिसको हम बोलते हैं, कि मैं जानता हूँ कि इनहेलर या कोई दवाई इतना अच्छा काम नहीं करेगी जितनी अच्छा वो दवाई ये काम करेगी। ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ। डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक सदी सेहत भरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर कशफुल ईमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स का ऑफिशियल चैनल। आज के पॉडकास्ट में एक आम लेकिन निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, नज़ला ज़ुकाम और खांसी, जो हर एज के लोगों को मुतासिर करता है। ये बीमारी बज़ाहिर तो हल्की फुल्की नज़र आती है, लेकिन बाज़ औक़ात सीरियस इशू का बाइस बनती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, होम्योपैथिक तरीका इलाज, इसकी एहतियाती तदाबीर। तो आज इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र जी। सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो कोल्ड, कफ एंड फ्लू पर है, तो हम आपसे इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नज़ला ज़ुकाम की बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला ज़ुकाम तो जी एक आम सी कॉमन हमारे यहाँ पर बीमारी है, और बदकिस्मती के साथ इस बीमारी को कभी लोगों ने बीमारी समझा ही नहीं है कि, और इसको क्या नहीं, इसको किस तरह से हम जो है ना ट्रीट कर सकते हैं, या इसके जो अगर ये ख़राबी की तरफ चली जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इसकी जो बुनियादी वजह बेसिकली आ जाती है, उसको हम जहाँ पर देखा जा सकता है तो वो हमारा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि हमारा जो माहौल है यहाँ का, या हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अब एक बंदा है, उसको आप बाहर सड़क पर जा रहा है और धुएं से उसको एलर्जी है। अच्छा, एलर्जी अब किसको है? बाद लोगों को इनहेरिटिव एलर्जी होती है, और बाद लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो उसको डिटॉक्स नहीं कर पाती, तो बीमारी जो है उसको शिद्दत अख्तियार कर जाती है। मोस्टली लोगों में पॉलिप्स का जैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक चल रहा है कि नेज़ल पॉलिप्स होते हैं। अब गदूद जब नाक में आ जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन पास करने में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। उसमें पेशेंट्स को मोस्टली आप देखें कि सुबह के टाइम जो होता है वो छींकें आ रही हैं और सर में दर्द आ रही, आंखों में से पानी आ रहा है। मोस्टली लोगों की ये शिकायत होती है। उसमें वजह क्या, कॉज क्या आती है कि इनका नाक जो है वो बंद, उसमें गदूद आए हुए नाक में, जिसको हम पॉलिप्स बोलते हैं, नेज़ल पॉलिप्स आ जाते हैं। एक तो कॉज ये हमारे मोस्टली लोगों की बनती है, और दूसरा ये चीज़ होती है कि हमारे जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मोस्टली गाड़ी है या बाइक है, कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो मोस्टली आप कभी देखिएगा कि लोग अपने मुंह और नाक को हाथ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, यानी ये अगर नॉर्मली देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई एक घंटे में 10 दफ़ा या 15 दफ़ा एक आम बंदा भी अपने नाक को या मुंह को हाथ लगा रहा है, जिसकी वजह से जर्म्स जो है वो कैरी करते हैं। ठीक है, वो जर्म्स जो है वो जाके फिर एक्टिव होके तो नज़ले ज़ुकाम की कैफियत को या माइग्रेन को या इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको चीज़ों को बेसिकली लेके आते हैं। और मौसम की शिद्दत का भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असरअंदाज होता है कि बाज़ लोगों को गर्मी में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों में अगर जिन लोगों का बेसिक, अच्छा इसमें चीज़ याद कर दूँ कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, डेफिनेटली वो लोग भी इस चीज़ों में काफ़ी जो है वो सर्व करते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें नज़ला ज़ुकाम और खांसी। सर, हमने सुना है कि बच्चों में ये नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा पाया जाता है, कि इस तरह है? जी बिल्कुल, बच्चों में इसलिए पाया जाता है, मैंने बताया कि बच्चों मोस्टली आप देखा ना, जब वो गंदे हाथ अपने नाक को मुंह को जब लगाते हैं और अपनी उन चीज़ों को केयरिंग, हाइजेनिक ज़्यादातर जो लोग नहीं रहते, उन चीज़ों को तो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जिन लोगों का तो इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो उनको तो 1 से 2 दिन में, 3 दिन में खुद ब खुद नेचुरली तौर पर ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, वैसे ही कुछ ऐसी अद्वियात खा के अपने इम्यून सिस्टम वीक किया होता है, तो वो लोग तो नज़ला ज़ुकाम क्या कोई भी बीमारी जो होती है उसमें मोस्टली आसानी से उसका शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से और आइसक्रीम के इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है। क्या ये भी एक वजह है कि नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है? नहीं, देखें, मैं वही बात आ जाती ना कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, अब आपकी ज़ुबान को जैसे ही ठंडक ज़्यादा महसूस हुई, अब एक चीज़ है वो ठंडक से ज़्यादा बढ़ती है, पॉलिप्स जो है ये स्वेल हो जाते हैं, या गले में जो इरिटेशन आ जाती है ठंडी चीज़ जाने के साथ, सिर्फ ये फ़र्क आता है उसमें। और ठंडा पानी पीने से सारी बात है, लेकिन बंदे का नाक बंद है, ज़ुकाम है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अब मोस्टली जिन लोगों की नाक बंद रहती है, जिनको एलर्जी रहती है, तो हम लोग उनको मोस्टली मशवरा देते हैं कि आप लोग जो हैं वो पानी की, जो गर्म पानी की सिर्फ स्टीम लें, कोई उसमें आपको ऐसी कोई दवाई डालने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें अगर आप लोग, मैं मोस्टली जो हमारे दमे के पेशेंट हैं, इस तरह के जो आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, मैं उनको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप, हमारी एक होम्योपैथिक दवाई है स्पॉन्जिया टोस्टा, स्पॉन्जिया बेहतरीन दवाई है। इस दवाई के, ये मैं रेमेडी बता रहा हूँ, कोई भी लोग अपने जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात हैं, इवन कि अगर उन्होंने क्लिनिक पे अपने वो इन स्टीमर जो रखे हैं स्टीम वाले, या उनको पेशेंट्स को एक छोटी सी बोतल में डाल के वो अपने पैसे मर्जी के पैसों से वो दे रहे हैं, उनको बोलेंगे 5 कतरे डाल के या 10 कतरे डाल के आप स्टीम लें, आप बिलीव करें कि मैं जानता हूँ कि इनहेलर या कोई दवाई इतना अच्छा काम नहीं करेगी जितनी अच्छा वो दवाई ये काम करेगी। ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इतने अरसे से जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको जो इंस्टेंट जो रिलीफ चाहिए होता है उसके लिए स्पॉन्जिया क्यू, इसको आप पानी में डालें और स्टीम लें उसकी, और देखें कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है उसका। बहुत अच्छा उसमें आता है, आपका गला, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स, हर चीज़ को वो बेहतरीन ताकत देती है वो चीज़ें हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे ये होम्योपैथी की शोहरत में जो बहुत ज़्यादा शोहरत होम्योपैथी को कोरोना के दिनों में मिली, मैं जानता हूँ कि वो उसमें भी बड़ा हमने कंट्रीब्यूशन अदा किया है इन कोरोना के डेज़ के अंदर, कि होम्योपैथिक ने जितने पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह क्योर किया, और खांसी, नज़ला, जुकाम, और बेसिकली तो फ्लू से ये चीज़ स्टार्ट हो रही थी ना, कोरोना भी जो है, तो उसमें जो बेहतरीन दवाई है। अब एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे केरे का प्रॉब्लम है। अब ये पाकिस्तान में 90% लोगों को ये बीमारी है कि हर बंदा बात कर रहा है गला साफ कर रहा है या वो स्पिट कर रहा है। अच्छा, उसके लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो हमारी काली बिश बेहतरीन दवाई बनती है, उसके बाद काली म्योर 6x में बहुत अच्छा काम करती है। टिश्यू साल्ट में अगर हम आ जाएं, सिंगल रेमेडीज की जगह टिश्यू साल्ट में अगर आ जाए ना, डॉक्टर सेशलर की जो याद है, तो काली म्योर बहुत अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद अगर आप इसमें HR नंबर्स में आ जाए, HR4 है और HR5 है, मौसमी नज़ले ज़ुकाम में HR5 अच्छा काम करता है। और वैसे अगर नाक बंद है, ब्लॉकेज आ रही है, तो उसके लिए हमारी HR4 है, ठीक है, इसी HR98 है, ये कम्बिनेशन में आ जाते हैं। अच्छा, अब एक पॉलिप्स के लिए साथ उसके थूजा 200 बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद स्लेशिया है और एपिकॉक है, ब्रायोनिया है, रोसरा है, इस तरह की जो अद्वियात हैं ये सिंगल रेमेडीज हैं बेसिकली, ठीक है। या IV जो है, इसका सिरप है, खांसी के कफ सिरप है बहुत अच्छा मसूद के, तो डेफिनेटली ये अच्छा इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज टाइप ऑफ कफ? अच्छा, कफ की जो टाइप्स है ना, उसमें आप उसको किसी तरीके से भी, मोस्टली तो जो लोग इसको मेजरमेंट कर सकते हैं या इसको डायग्नोज कर लेते हैं जी कि 2 टाइप कफ का आ जाता है, एक ड्राई कफ का आ जाता है और एक बलगमी खांसी किसी को कहता है, खुश्क खांसी और बलगमी खांसी। अच्छा, बलगमी खांसी जो आ रही है ना, उसके लिए फिर वही में बात आ जाती है कि जिन लोगों को केरे का प्रॉब्लम है, PND, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, जिनको हम, जिस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो जब आपके हलक में, केरे में, गले में गिर रही है नीचे, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी वजह से आपको बार बार गला साफ करना पड़ रहा है, इरिटेट हो रहा है। अच्छा, अब बाज़ पेशेंट क्या करते हैं, बाज़ पेशेंट सुबह के टाइम जब उठते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुंह से स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा मुंह से स्मेल आ रही है, सर भारी है और फ्रेश नहीं अपने आप को फील कर रहे। अच्छा, अब उसमें क्या है कि पूरी रात जो उसका केरा था, जो जुकाम था, वो अंदर गले में, खांसी की, सांस की नाली में, खुराक की नाली में गिरता रहा है। अब जब सुबह उठ रहा है तो वो उसको करके गला साफ भी कर रहा है, स्पिट भी कर रहा है, मुंह से स्मेल भी आ रही है, और प्लस उसका जो स्टमक है, उसका मैदा है, वो भी ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ में भी उसको गला साफ करने के लिए खांसी करनी पड़ेगी, बार बार खांस के उसको थूकना पड़ता है, रेशे को निकालना पड़ता है। और जो अपनी ड्राई कफ आ जाती है, ड्राई कफ में जो होता है, इसमें सिर्फ इरिटेट होता है कि आपके जो आपके जो मसल्स हैं, जो आपकी आवाज़ को पैदा कर रहे हैं, जो आपकी इसको खांसी को उसको डिस्टर्ब करते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है, उसमें आपके क्या हुआ, धुआं आ गया, मिट्टी आ गई, ये ऐसी कोई चीज़ आ गई, तो उसकी वजह से ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, बाद लोगों में जो इनहेरिट ये चीज़ चल रही होती है, तो उसमें चीज़ वही आ जाती है कि फिर भी कि जब तक आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, और मैं कहता हूँ जो मुकम्मल तरीका इलाज है या जो मुकम्मल एक ट्रीटमेंट है, वो मैं होम्योपैथिक को बोलता हूँ कि होम्योपैथी एक कुदरती और मुकम्मल तरीका इलाज है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदर देन अगर हम दूसरी मेडिसिन की तरफ देखा जाए तो डेफिनेटली वो चीज़ें सिर्फ वक्ती तौर पर आपको रिलीफ देती हैं, जबकि होम्योपैथिक इसके बिल्कुल मुतबादिल है कि होम्योपैथिक आपको परमानेंटली ही ठीक करती है। और फिर इसी तरह जो अस्थमा है या दमा है, इसकी बीमारियां, दमा जिसको हम बोलते हैं, अब दमा भी खांसी की बिगड़ती हुई एक सूरत हाल है। अब जो पेशेंट तो वक्ती तौर पे ऐसी कोई अद्वियात लेके वक्ती तौर पर रिलीफ हासिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो उस तरह से वो चीज़ को अपनी बिगाड़ रहे हैं कि वक्ती तौर पे तो आपको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते वो TB की शक्ल अख्तियार कर लेती है, लंग्स की सूरत में प्रॉब्लम कर दी जाती है, फाइब्रोसिस आ जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फिर आपको दमे का मरीज़ भी बना देती हैं कि थोड़ी सी मुशक्क़त करने से प्रॉब्लम आ गई। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जब आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके लिए आपसे उसको बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलता है, और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको ना कोई ऐसी नींद आती है, और ये अल्लाह का
बड़ा शुक्र है कि होम्योपैथिक में ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें अद्वियात मौजूद हैं कि इन अद्वियात से जो है पेशेंट को किसी किस्म की नींद या डेजीनेस या कोई ऐसी चीज़ें एडिक्ट नहीं होता पेशेंट कि भी मैंने ये दवाई खा ली तो अब ये पूरी ज़िंदगी मैंने ये दवाई खाते रहना है और 24 घंटे बाद उस दवाई का असर ख़त्म हुआ है तो दोबारा से हमें फिर वही जो है वो दवाई हमने लेनी है। तो इसलिए होम्योपैथिक अद्वियात जो है ये केरे में, खांसी में, दमा में, इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि एक चीज़ और देखिए कि हमारी होम्योपैथिक की जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है, जब तक आप क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कि मैंने डॉक्टर मसूद को विज़िट किया है मुझे और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनते हुए देखा है, उनकी सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं एक टाइम था मैं मसूद को इस्तेमाल नहीं करता था, ठीक है, हम डॉक्टर दूसरे कंपनी में इंपोर्टेड कंपनी इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब मैंने मसूद का एक स्टैंडर्ड एक मेयार आके खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे उनके पेशेंट से जब दूसरी अद्वियात शार्ट थी तो मैंने कहा नहीं आज मसूद ट्राई करके देखते हैं। तो डेफिनेटली उन चीज़ों से हमें जब वो रिजल्ट मिले तो मैं 100% जो या 90% तो अपनी जो प्रैक्टिस है हमने उसको डॉक्टर मसूद के ऊपर शिफ्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके उस तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं। बात ये करने की कि जो लोग अपनी अद्वियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अच्छी अद्वियात कंपनी की इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें अब मोस्टली मैंने जाहिर बात है हमारी इस फील्ड है तो हमारे होम्योपैथ जो कुलीग हैं उनको देखते हैं कि मोस्टली वो 30 ml का एक टिंचर लेते हैं, उसमें 450 ml डाइल्यूशन मिक्स करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो भाई मेरे ऐसी अद्वियात से ऐसी डॉक्टर हजरात को वो रिजल्ट नहीं मिलता। आप पेशेंट से अगर आप चार्ज कर रहे हैं 500 या 1000 तो कम से कम 100 रुपये या 200 रुपये की दवाई उसको ज़रूर दें, बजाय इसके कि आपके नहीं जी उसको मैं सिर्फ सिंगल रेमेडीज़ ही दे रहा हूँ और मैंने ये 5 कतरे ही देने हैं और मीठी गोलियाँ ही देनी है, चाहे पेशेंट आगे शुगर का बैठा है, क्योंकि ब्लैंकेट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब दूसरी जो बोटल्स लेंगे तो उसको आप जब दवाई देंगे तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो होम्योपैथिक के लिए इससे रिजल्ट लेने के लिए अच्छी अद्वियात का होना और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन और क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ठीक हो गया सर। हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्रॉनिक कफ जो होती है इसकी क्या वजह होती है? मैंने जैसे भी पहले अर्ज किया था कि मैंने बताया कि क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है इसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हमारे अंदर मौजूद होते हैं कि खाने में, सांस की नाली में, खाने की नाली में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बैठे होते हैं कि वो आपके जैसे ही उसमें बाद पर्सन को वीजिंग भी आ रही होती है, उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें बलगमी हो। अच्छा, उसमें जब वो चीज़ आ रही होती है तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या करती हैं कि आपको इरिटेट कर रही होती हैं। अच्छा, अब जो क्रॉनिक जो होगी उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, खांसी जो है ये किसी भी और बड़ी इलामत की भी निशानदेही हो सकती है। जैसे जो कार्डियक पेशेंट है, अगर उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट के मसल्स वीक आ रहे हैं, उसकी वजह से भी खांसी आ जाती है, लीवर की वजह से भी खांसी आ जाती है। ये मैं रिसर्च बता रहा हूँ आपको, जो लोगों में जो अमेरिका में या दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये खांसी की मोस्टली वो कॉजेज भी बनती हैं। उसमें भी सिर्फ आप अगर मीठे और सुरीले शहद मिक्स या दूसरे मलठी वाले सिर्फ सिरप भी पीते रहेंगे तो वो वक्ती तौर पर रिलीफ देगा, वो उसका सोल्यूशन नहीं है, वो उसका जो क्योर नहीं है। तो इसकी जो कॉज आपने बात की ना कि क्रॉनिक कफ की क्या वजह होती है, तो क्रॉनिक कफ की जो मोस्टली कॉजेज आती हैं वो आती हैं आपके लंग्स में, या तो कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आपके हार्ट में चल रहा है या आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको जनरेट होती है, जिसको हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। ठीक, तो वो सर जो जैसे टीबी है और कफ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब कैसे हमें पता चलेगा? मैंने बताया ना कि टीबी तो बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बेसिकली एक क्या चीज़ आ रही है कि ये तो या तो जेनेटिक आ रही है, फैमिली में किसी को थी, फर्स्ट जनरेशन में थी या सेकंड में थी या थर्ड में थी, तो डेफिनेटली ये आगे शिफ्ट हो जाती है, या फिर ये एक से दूसरे मरीज को भी लगती है, आपको पता ये चीज़। अच्छा, अब कफ में फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले जिक्र किया है कि जब आप एक पेशेंट को टीबी कफ शुरू हुई है, खांसी उसको आने शुरू हुई है, तो जाहिर है उसकी बिगड़ती हुई जो शक्ल होगी आहिस्ता आहिस्ता वो खराबी की तरफ जाते जाते टीबी की तरफ आ जाएगा। आपके लंग्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको इस तरह से ऑक्सीजन को जज़ब करके और उसको जब एग्जॉस्ट करें तो उस तरह से जब नहीं आ रही तो डेफिनेटली वो फिर वीक हो रहे हैं। सर, अक्सर बच्चों में भी सांस का मसला हो जाता है, तो वो पेरेंट्स को नहीं अक्सर बच्चे बता पाते, तो वो कैसे पेरेंट्स कैसे उस चीज़ को पहचानेंगे? देखें, अब इसमें भी बड़ी एक अच्छी आपने और अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया है। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है, हम ये देखते हैं कि जो बच्चा है, जैसे नौमलूद बच्चे हैं, 2 माह का है, माह का या 3 माह का या 4 महीने का, बेसिकली तो जब अगर उस बच्चे को ठंड लग गई है, ठीक है, मोस्टली नमूनिया आ जाएगा, जब अब नमूनिया में भी आएगा या खांसी आ गई, ये इसमें चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें अगर बच्चे को सांस के लिए सिर्फ हमने देखना है तो डेफिनेटली आप स्टेथोस्कोप अगर घर में नहीं भी है तो बच्चा का जब आपका सांस ले रहा है तो अगर तो बच्चे को उसमें वीजिंग की आपको आवाज़ आ रही है
तो डेफिनेटली एक तो वो प्रॉब्लम है, और दूसरा अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है और नाक के ऊपर आप उसके हाथ रख रहे हैं, उससे उसको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है, या आप नाक के आगे उंगली रख दी है आपने, इन चीज़ों से भी आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चा मुंह से सांस ले रहा है या नाक के थ्रू सांस ले रहा है। तो उन चीज़ों से भी जो हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि बच्चे को, ये मैं घर में बता रहा हूँ कि घर में ये चीज़ चेक करने के लिए कि बच्चे को वो चीज़ें उस तरह से ठीक सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तो बड़ा ईजी इसलिए एक सिंपल इसमें है कि विजिंग, और प्लस आप इसको पर्सनली जो है फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। अक्सर सर हमने सुना है कि ये जो इश्यूज वगैरह होते हैं, नज़ला ज़ुकाम और ये कफ का जो है, घर में पालतू जानवर भी अक्सर हमने रखे होते हैं, क्या वो भी वजह बन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक वजह है इसमें, जो बच्चों के में या बड़ों में जो ये स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, या स्किन एलर्जी आ रही है, या पॉलन एलर्जी की वजह जिसको हम बोलते हैं, या फिर पेट से जो एलर्जी होती है, ये भी सांस की खराबी की वजह, खांसी की वजह और स्किन रैशेस की बहुत सारी वजह बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। कबूतरों से और ये परिंदों से, बिल्ली से, कुत्ते से, और स्पेशली वो जानवर या वो आपके जो पेट हैं जिनको आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई मोस्टली, उनकी वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सर ये कफ के लिए हमें होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? जी बिल्कुल, कफ के लिए ये सबसे बेहतरीन दवाई ब्रायोनिया है, स्पॉन्जिया है, ब्रोसरा है, काली म्योर है, और अगर कम्बिनेशन की तरफ आप आएंगे तो HR4 है, HR6 है, और HR6 बहुत अच्छा काम करता है कफ में। मैं ये अपने शोज को मैं बताता हूँ कि HR6 की जो है, इसके तो मैजिकली जो इफेक्ट आते हैं, यूकलिप्टस है, इसके बाद HR98 है, और IVI कफ सिरप है बहुत अच्छा इसका, डॉक्टर मसूद का। तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर सिंगल रेमेडी में नहीं जाना तो फिर HR6 जो है कफ के लिए बेहतरीन रेमेडी है। मैं तो पेशेंट को जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और अगर नज़ला ज़ुकाम है, कह रहा है, तो आपको काली म्योर, काली बिच और HR4, HR5 जो है ये बहुत अच्छा काम करती हैं इन चीज़ों में। अब हम सर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये जितने भी हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन सब से हम कैसे एहतियात अपनी कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है? अच्छा देखिए, हमारे जो लाहौर की स्पेशली ये हमारे जो पाकिस्तान की आबो हवा है, ये इसमें जो टॉक्सिन्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप मास्क लें, और जो अफराद ऐसे के जिनको नज़ले ज़ुकाम का या दमे का प्रॉब्लम रहता है, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, हमारी जो मार्केट्स हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पर इतने अच्छा वो सफाई के इंतजाम नहीं है, और अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए तो ये चीज़ें कोशिश करें, और सेकेंडली मास्क लगा के रखें, और तीसरे नंबर पे आप रात को सोते हुए एक दफ़ा दिन में स्टीम जो है रात को वो लाजमी ले लिया करें, और जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनको रहती है वो 2 दफ़ा स्टीम लाजमी लिया करें, और जो पेशेंट्स हैं खांसी के या अस्थमा के इसके लिए, उसके लिए स्पॉन्जिया दवाई जो स्पॉन्जिया के डॉक्टर मसूद का लेने में बहुत अच्छा है, तो उसको इस्तेमाल किया जाए, तो उसको आप स्टीम लें, उसको पानी में डालकर, तो उससे भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है इसमें। थैंक यू सो मच सर, आपने जो हमें इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, हमारे नाजरीन को भी बहुत इससे फ़ायदा होगा। आज हमने कोल्ड, फ्लू एंड कफ की बुनियादी मालूमात ली। ये बीमारी बज़ाहिर तो हल्की फुल्की नज़र आती है, लेकिन बाज़ औक़ात सीरियस इशू का बाइस बनती है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक सदी सेहत भरी।